हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं अपने इंपॉर्टेंट केस लॉ के सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज इंडियन पिनल कोड मीन्स की भारतीय दंड संहिता को लेके आया हूं, जो 1860 का कानून है। आज इसी को मैं चैप्टर वाइज के साथ मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन सा केस आ रहा है, किस चैप्टर से कौन सा केस आ रहा है, अटेम्प्ट से रिलेटेड कौन सा केस आ रहा है, मर्डर से रिलेटेड कौन सा केस आ रहा है, कल्पेबल होमोसाइड से रिलेटेड कौन सा केस आ रहा है। इन सभी केस लॉ के बारे में मैं डिटेल में एनालिसिस करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा केस लॉ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसको कि आप सिर्फ गो थ्रू हो लेंगे, मीन्स कि सिर्फ आप उसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन में वो बड़ा हेल्प करेगा। जब आप यूपी पीसीएस जे का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आप दे रहे होंगे, उस टाइम आपको ये हेल्प करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बिना देर किए मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं, मैं इस केस लॉ के सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कल मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने एक सीरीज करवाया था केस लॉ का, जिसमें 60 से 70 केस लॉ है। उस सीरीज को अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस सीरीज को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और साथ में मैंने यूपी पीसीएस जे के माइनर एक्ट को भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में कराया है। आप चाहेंगे तो उस प्लेलिस्ट को खोल करके आप यूपी पीसीएस जे का जो 9 माइनर एक्ट है, उसमें से मैंने 5 माइनर एक्ट को करा दिया है। आप चाहेंगे तो उस माइनर एक्ट को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये आ गया हमारे सामने, हमारा पीडीएफ आ गया भारतीय दंड संहिता का, मीन्स की इंडियन पिनल कोड का, जिसको बनाने वाले लॉर्ड मैकाले हैं, जिनको यही ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इन्हीं के द्वारा ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था इंडियन पिनल कोड का। और इन्हीं के बाद इन्हीं के साथ 3 और मेंबर तो मिलेट, मैक्लियोड और एडरसन, ये 4 लोगों के द्वारा जो हेड थे, जो इंडियन पिनल कोड के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, वो लॉर्ड मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले के द्वारा ये बनाया गया था। दोस्तों अब देखिए इससे रिलेटेड जो केस ला आता है, हमें पहला केस ला जो मैं आपके सामने लूंगा वो जनरल प्रिंसिपल से और मेंजरिया से रिलेटेड, मीन्स की आपराधिक मीन्स कि जो मानव जो इंसान होता है, जो अपने दिमाग से जो गलती करता है, जो मेंजरिया जिसमें उसका दिमाग लगा होता है, जिसमें उसको नॉलेज होता है, जिसमें उसका इंटेंशन होता है, उससे रिलेटेड मैं केस लॉ आपके सामने लेके आ रहा हूं। जो पहला केस है वो क्वीन वर्सेस टाल्सन का केस है। इस केस में देखिए क्या क्या बताया गया था, तो मैं टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया ना कि हाँ ये जो मैं ले रहा हूं वो जनरल प्रिंसिपल से, मीन्स कि ये केस लॉ कहीं पे भी फॉल कर जाएगा। अगर मेंजरिया से रिलेटेड कोई भी केस, कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो ये केस वहाँ पे फॉल कर जाएगा, मीन्स कि ये जनरली सब पे अप्लाई होगा। तो इसमें जो फर्स्ट केस है हमारा क्वीन वर्सेस टाल्सन का है, जो कि 1889 में आया था। दोस्तों ये वो अंग्रेजों के ज़माने का केस है, और ये भारत में अभी केस नहीं हुआ था। ये सब प्रीवी काउंसिल में चलता था, मीन्स कि इंग्लैंड में सभी केस चलते थे, तभी का ये निर्णय आया था। और ये निर्णय, ये जजमेंट जो है आज भी बाइंडिंग है। ये जजमेंट का आज भी उदाहरण हमारे इंडियन पिनल कोड में दिया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा था, न्यायालय ने निर्धारित किया था कि एक सामान्य नियम के रूप में अपराध होने से पूर्व एक दोषी मन होना चाहिए। मीन्स कि जब कोई भी व्यक्ति ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका मेंजरिया जो होना चाहिए वो दोषी होना चाहिए। मीन्स कि उसके पहले से ही उसका मन बना लिया होगा कि हाँ मैं इनको क्या करूंगा, मैं इनको मारूंगा, मैं इनको डेथ कॉज करूंगा, मैं इनका चोरी करूंगा। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक दोषी मन का होना आवश्यक होना चाहिए। लेकिन एक ऐसे कृत्य का जिसका आशय विधि को तोड़ने का रहा हो, यह आपराधिक बना सकती है, इसी को आपराधिक बना सकती है। मीन्स कि लॉ बना है, अगर लॉ को कोई तोड़ना चाहता है, लॉ का कोई वायलेशन करना चाहता है, तो ये क्या हो सकता है, ये मेंजरिया उसका यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। और वो मेंजरिया के तहत उसका जो भी पनिशमेंट होगा, उसको इंडियन पिनल कोड के द्वारा उसको पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा। ये हमारे फर्स्ट केस में था, क्वीन वर्सेस टाल्सन के केस में था। ये केस आपको जब प्रीवियस ईयर आप एग्जामिनेशन का पेपर उठाएंगे, उस सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। फिर जो नेक्स्ट केस हमारे पास आ रहा है वो महाराष्ट्र राज्य बनाम MH जॉर्ज जी का केस आ रहा है, जो कि 1965 का ये केस है। ये इंडिया का केस है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, उच्चतम न्यायालय ने सांविधिक अपराधों में आपराधिक मनस्थिति का मतलब होता है मेंजरिया के सिद्धांत को लागू करने पर विचार किया कि किसके ऊपर मेंजरिया का जो सिद्धांत है, जो उसका प्रिंसिपल दिया गया है मेंजरिया का, वो किसके ऊपर लायबिलिटी, किसके ऊपर इंपोज किया जाएगा, इसके सिद्धांत के बारे में बताया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब तक विधि या तो स्पष्ट रूप से आवश्यक निहितार्थ से आपराधिक मनस्थिति, मीन्स की आवश्यक रूप से मेंजरिया के बारे में अपराध का घटक, मीन्स कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट बताती है, जब तक हमको कंफर्म ये पता नहीं रहेगा कि क्या इसने जो ऑफेंस किया है वो गिल्टी माइंड के साथ किया है या मेंजरिया के साथ किया है, तभी हम उसको बता सकते हैं कि हाँ ये जो ऑफेंस हुआ है इसमें गिल्टी माइंड उनका था, मीन्स कि उनका मेंजरिया यहाँ पे इन्वॉल्व था। अगर हमें ये चीज़ नहीं पता चलती है कि नहीं उनका मेंजरिया नहीं इन्वॉल्व था, तो हम इसको कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये केस है, महाराष्ट्र राज्य बनाम MH जॉर्ज का केस है। बस आप इस केस को गो थ्रू हो लीजिए, केस को
याद रखिए कि हाँ ये मेंजरिया से रिलेटेड ये केस लॉ है जो कि जनरल प्रिंसिपल में फॉल करता है इंडियन पिनल कोड के। आपका काम चल जाएगा, आपका एक नंबर दे के जाएगा, आपका एक नंबर लेके नहीं जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है सिराज बनाम डी रूटजेंट का केस आता है। ये 1895 का केस है। ये भी प्रीवी काउंसिल के द्वारा जजमेंट दिया गया था और ये क्वी भी लिखा है, मीन्स कि क्वीन बेंच के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था। यह एक अपराध है कि आपराधिक मनस्थिति मेंस रिया प्रत्येक अपराध का एक अनिवार्य तत्व होता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी भी अपराध को हम करने जाएंगे सबसे पहले हमारा मेंटल फैक्टर होता है, जो हमारा मेंटल कॉग्निजेंट होता है, वही हमको अलाउ करता है। अगर हमारा दिमाग कह रहा है कि मैं उसको मार दूंगा तो मैं उसको मार दूंगा, अगर दिमाग कहता है कि मैं उसको नहीं मारूंगा तो मैं नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो मेंटल फैक्टर होता है, जो मेंस रिया, वो सबसे अच्छा रोल प्ले करता है। अगर हम आईपीसी की बात करते हो, अपराध का अनिवार्य तत्व है। यह अपराध या तो अपराध निर्मित करने वाली संविधि के शब्दों द्वारा विस्थापित के लिए संभावना है, या फिर उन विषयों द्वारा जिससे यह व्यवहार करती है। बट दिस प्रिजम्पशन इज लेड टू बी डिस्प्लेस्ड ईदर बाय द वर्ड्स, या तो वो वर्ड से आप वहाँ पे मेंजरिया कर रहे हैं, बाय द स्टेटस के द्वारा क्रिएटिंग द ऑफेंस, और बाय द सब्जेक्ट मैटर इन विच इट डिड्स। कोई सब्जेक्ट मैटर हो, किस तरह से आप मेंजरिया कॉज कर रहे हैं अपने दिमाग में कि आप सामने वाले को हार्म पहुंचा रहे हैं, मीन्स के उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं। अगर आप उसके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, मीन्स कि आप किसी तरह से उसको हानि पहुंचा रहे हैं, तो आपका माना जाएगा कि यहाँ पे मेंजरिया था और मेंजरिया के तहत आपको पनिशेबल किया जाएगा। अब बात करते हैं पनिशमेंट से रिलेटेड, जो कि हमारा चैप्टर 3 में बताया गया है कि पनिशमेंट क्या क्या होता है, किसको किसको पनिशमेंट कहते हैं, जिसमें सेक्शन नंबर 53 में बताया गया कि कितने प्रकार के पनिशमेंट होते हैं। उससे रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने केस लेके आ रहा हूं। जो फर्स्ट केस हमारा पनिशमेंट से रिलेटेड आ रहा है, बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस आ रहा है। ये 1980 का केस है, 1980 का केस है। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है। ये केस लॉ हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बच्चन सिंह का केस होता है, फिर मिट्ठू सिंह का केस होता है। ये सभी जो केस लॉ होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। देखिए बच्चन सिंह का केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि विरल से विरल मामले में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, मींस कि यही इनके केस में ये प्रिंसिपल दिया गया था। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किस केस में दिया गया था, तो वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में दिया गया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, और कहीं से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब आपको बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आएगा तो वहां पे एक प्रिंसिपल ले डाउन किया जाएगा कि ये किस केस में ये प्रिंसिपल ले डाउन किया गया था। ये प्रिंसिपल है रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस के बारे में, कि स्थिति को छोड़कर मृत्यु दंडादेश नहीं दिया जाना चाहिए। इनका मानना है कि जब बहुत ही रेयर, मीन्स की बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही घिनौने तरीके से कोई अपराध किया जाता है, उसी अपराध में क्या मृत्यु कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, अन्यथा किसी मामले में कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे निर्भया का केस था, तो निर्भया के केस में जो रेयर एंड रेयरेस्ट उसमें वर्क किया गया था, मीन्स की बहुत गंदे तरीके से उसके साथ ऑफेंस किया गया था, उसीलिए उन सबों को कैपिटल पनिशमेंट मीन्स फांसी की सजा वहां पर प्रोवाइड किया गया था। तो आप दोस्तों बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान का केस जरूर ध्यान में रखिएगा, इसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का प्रिंसिपल प्रोवाइड किया गया था। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट। ये केस है हमारा 1961 का केस है। इसमें क्या बताया जाए, आजीवन कारावास का अर्थ क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द कैपिटल पनिशमेंट। आजीवन कारावास एक ऐसा कारावास जो अभियुक्त के जीवन पर्यंत चलता है। आजीवन कारावास वो कारावास होता है जो जब तक आदमी मरे ना तब तक वो कारावास चलता है, इससे कम नहीं, और इसमें कम नहीं किया जा सकता है। कई तो पनिशमेंट होता है जिसमें कम्यूटेशन किया जाता है, उसके बाद से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा सभी चीज़ों को देखा जाता है, उसमें कम्यूट कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे गोपाल विनायक गोडसे के मामले में बता दिया गया है कि आजीवन कारावास वो कारावास होता है जो कि जब तक वो आदमी मर ना जाए जेल में तब तक उसका आजीवन कारावास होगा। ठीक, हमारे पास नेक्स्ट केस आता है जो पनिशमेंट से रिलेटेड है। मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ एवं अन्य का वाद है, जो कि 2005 का ये अभी नया वाद है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि आजीवन कारावास का अर्थ है आजीवन कठोर कारावास। यहाँ पे देखिए एक और नया प्रिंसिपल ले डाउन कर दिया गया। 1961 में बताया गया था सिर्फ कि आजीवन कारावास का मतलब कि जीवन पर्यंत चलता है, और यहाँ पे बता दिया गया इस केस में मोहम्मद मुन्ना बनाम भारत संघ की आजीवन कारावास का मतलब होता है कठोर कारावास, कि मीन्स की इसमें कठोर कारावास, सश्रम कारावास उससे करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कारावास दे दिया गया तो आप खाओ पियो मौज करो, नहीं, आपसे वर्क किया जाएगा, वर्क लिया जाएगा जेल में ही, जो आप जिस टाइप का वर्क कर सकते हैं उस टाइप का। जैसे आप फर्नीचर बना सकते हैं तो फर्नीचर का काम किया जाएगा, अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो खाना आपसे बनवाया जाएगा जेल के कैदियों के लिए। मीन्स कि अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो जिस काबिल रहता है उस काबिल उसको काम वहाँ पे जेल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड केस लॉ के बारे में, कि जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड कौन कौन से केस आते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जनरल एक्सेप्शन का, और ये जनरल एक्सेप्शन आपको पता है कि ये
हर चीज़ के लिए ये सेक्शन नंबर 76 से लेके मीन्स की 76 से लेके 106 के रेंज में ये फॉल करता है। और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जनरल एक्सेप्शन मीन्स की साधारण सामान्य अपवाद जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें जैसे डोली इन कैपेक्स की बात की जाती है, डोली कैपेक्स की बात की जाती है, वॉलेंटाइन इन नॉन फिट इंजूरिया की बात की जाती है। तो ये सभी प्रिंसिपल इन सभी प्रिंसिपल्स पे क्वेश्चन बनता है कि ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये किसके लिए अप्लाई नहीं होता है। जिसमें इंटॉक्सिकेशन की बात होती है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात होती है, फिर इसमें केस आता है डीपीपी वर्सेस वियर्ड का केस आता है, फिर मैग्नाटन का रूल आता है। इन सभी केस लॉ के बारे में देखिए मैं यहाँ पे डिटेल में आपके साथ एनालिसिस करूंगा। और मैं दोस्तों आपको वादा दिलाता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर इन सब चीज़ को पढ़ के जाएंगे तो आपका आईपीसी से एक भी केस लॉ बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि यही केस लॉ है जो सारा मैंने केस लॉ एक जगह आपके लिए लेके आया। देखिए पहला केस लॉ हमारे पास आता है के एम नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हम सभी को पता है कि के एम नानावती का जो केस है इस पे एक मूवी भी बनी है। अब प्रेजेंट में मुझे मूवी की नाम नहीं याद आ रही है, अगर आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आप उस मूवी को भी चाहेंगे तो देख लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उससे समझ में मिल जाएगा कि हाँ के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस कौन सा बना है। देखिए इसमें क्या बताया था, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता में निहित अपवादों के लिए याचना करता है तो यह उसके विरुद्ध एक अपराध है और उस उपधारा के खंडन करने का भार उसके ऊपर होता है। अगर किसी को भी ये जो के एम नानावती का केस है ये महाराष्ट्र का केस है, और इसमें क्या होता है कि जो के एम नानावती साहब रहते हैं ये एक वो रहते हैं मीन्स की सेना नाव में शिप में ये एक कैप्टन के तौर पे ये नियुक्त रहते हैं और ये चले जाते हैं दूर में। इनकी जो वाइफ रहती हैं सिल्विया का किसी आहूजा के साथ अफेयर हो जाता है और ये आते हैं जैसे नानावती जी, तो इनको पता चलता है कि मेरी वाइफ का सिल्विया मीन्स की आहूजा नाम के व्यक्ति से अफेयर चल रहा है। तो उस समय वो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम मेरी वाइफ से शादी करना चाहते हो। तो आहूजा का ये शब्द था, देखिए ये शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि शब्द था आहूजा का कि क्या मैं जिस महिला के साथ रहा हूं, जिसके साथ मैंने नाइट वेयर किया है, क्या मैं उन सबसे शादी कर लूंगा। तो उन्होंने क्या किया, के एम नानावती जी ने अपना रिवॉल्वर निकाला और 3 गोली ठाई 3 गोली में आहूजा को डेथ कॉज कर दिया। तो ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये किस में दिया जाएगा, ये सेक्शन नंबर 300 में आएगा। हमारा आईपीसी के सेक्शन नंबर 300 के एक्सेप्शन 1 में ये फॉल करता है। जब हम लोग एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको ये के एम नानावती का केस मिलेगा। अभी के एम नानावती का केस अभी और जगह आने वाला है, मीन्स कि ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है कि किस एक्सेप्शन में उन्होंने यहाँ पे उसको गोली मारा था। ठीक, उसके बाद से जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड हमारे पास एक और केस आता है, टीएम लक्ष्मैया बनाम कर्नाटका राज्य का मामला आता है, जो कि 2002 का मामला है। ये मामला बहुत पुराना है, जो के एम नानावती जी का मामला है ये बहुत मामला पुराना है और इसी में जूरी ट्रायल समाप्त किया गया था। मीन्स कि पहले जूरी ट्रायल होता था कि जूरी की टीम बैठती थी और जूरी के मेंबर अपना निर्णय देते थे। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किस मामले में मीन्स की जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया, तो यही के एम नानावती वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ही जूरी ट्रायल को समाप्त कर दिया गया इंडिया से। इन्हीं के केस में लास्ट जूरी ट्रायल हुआ था, ये भी फैक्ट आपको लर्न करके रखना है। फिर हमारे पास देखिए टीएम लक्ष्मैया बनाम कर्नाटका का केस जो आ रहा है, जो कि 2002 का केस है। इस केस में क्या बताया गया था, अभियुक्त को साबित करना होगा कि उसका मामला सामान्य अपवादों के अंतर्गत आता है। जो कहता है जो जनरल एक्सेप्शन का जो डिफेंस लेना चाहता है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि साहब ये मेरा जो एक्ट है वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है। अगर वो प्रूफ कर देता है तो वो बच जाता है, अगर नहीं प्रूफ कर पाता है तो उसको पनिशेबल किया जाएगा। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे एक 7 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा कोई ऑफेंस कर ही नहीं सकता, उसके लिए वहाँ पे क्या है, उसके लिए कंप्लीट इम्यूनिटी दी गई है। मीन्स कि उसको कंप्लीट पूरी तरीके से उसको वहाँ पे छूट दी गई है। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, उसको उसके अंतर्गत आता है, उसको साबित करना पड़ेगा। सबूत के मानक अभियोजन पक्ष को अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। यह पर्याप्त है कि अभियुक्त संभावनाओं के प्रबलता के मानक के द्वारा है, सामान्य अपवादों में से किसी न किसी मामले के को बताना है। आप अगर जनरल एक्सेप्शन का अगर लाभ लेना चाहते हैं, मीन्स कि आप इसमें फॉल कराना चाहते हैं सामान्य अपवाद में अपने केस को, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा भाई। अगर आप प्रूफ कर देते तो आप सामान्य मीन्स कि जनरल एक्सेप्शन में आप फॉल करते हैं, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो आप जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करते हैं। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट केस आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट केस है मैकनॉटन रूल। इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैकनॉटन रूल कहां पे आता है, किस चैप्टर में आता है और किस सेक्शन में आता है। इन सभी चीजों के बारे में हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मैकनॉटन रूल, न्यायालय ने मतत्ता के बारे में निम्नलिखित प्रतिपादन व्यक्त किए हैं। अब ये इसका रूल है, ये गाइडलाइन दिया गया था मतत्ता के बारे में। मीन्स की
जो मैकनॉटन रूल है, यहाँ पे मैकनॉटन केस के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक इसका रूल बना दिया गया कि हाँ, ये इस रूल के अंदर फॉल कर रहा है। देखिए पहला क्या कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ चित्त उपस्थित किया जाना चाहिए। ये उसके पास अपराध के लिए पर्याप्त मात्रा में कारण है, जब तक कि उसने उत्प्रेषण को साबित नहीं किया हो। मीन्स कि जब तक उसने उत्प्रेषण को साबित नहीं किया हो तब तक ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति साफ है। मीन्स कि वो व्यक्ति पागल नहीं है। अगर वो साबित कर देता है कि हाँ मैं पागल हूँ, जब तक वो साबित नहीं करता है तब तक उसको माना जाएगा कि वो आदमी चित्त विकृत नहीं है, मीन्स कि अनसाउंड माइंड का वो व्यक्ति नहीं है। सेकंड पॉइंट बताया गया, चित्त विकृतता की प्रतीक्षा को स्थापित करने के लिए यह स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए कि कृत्य करने के समय अभियुक्त चित्त विकृत दोषी के कारण ऐसी स्थिति में था कि वह जो कर रहा था उसकी प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था। मीन्स कि ये भी कोर्ट ये भी फैक्टर देखेगी कि क्या जब ये ऑफेंस कर रहा था, कोई ऑफेंस कमिट कर रहा था, तो क्या उस समय भी इसका दिमाग, जो इसका मेंटल कॉग्निजेंट फैक्टर था, क्या वो सही से वर्क कर रहा था कि नहीं। ये अपने कृत्य को करते समय, अपने एक्ट ऑफ नेचर को करते समय, क्या ये अपने एक्ट को समझ पा रहा था कि नहीं कि वो क्या कर रहा है। अगर वो नहीं समझ पा रहा था, उस टाइम किसी को चाकू मारे जा रहा है, लगातार मारे जा रहा है और चाकू लेके वैसे ही घूम रहा है, तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे यही साबित होगा कि हाँ वो पागल है। क्योंकि जो चाकू मार करके, चाकू छुपा करके अगर भाग जाता है तो ये माना जाएगा कि वो पागल व्यक्ति नहीं है। लेकिन अगर चाकू किसी को मार रहा है और चाकू मारने के बाद चाकू लेके घूम रहा है, टहल रहा है, उसको पता ही नहीं है कि हाँ उसने क्या किया, तो ये मेंटल, ये क्या कहते हैं, मैकनॉटन केस के रूल के अंदर फॉल करा जाएगा और ये माना जाएगा कि हाँ ये अगर अपने नेचर को नहीं समझ पा रहा है तो ये अनसाउंड माइंड है। तीसरी बात क्या बताई जा रही है, अभी अभियुक्त को यह ज्ञान था कि वह कृत्य उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, तो यदि ऐसे कृत्य उसी समय पर विधि के प्रतिकूल था तो दंडनीय है। अगर वो समझ जाता है, अपने नेचर को समझ जाता है, अपने एक्ट ऑफ नेचर को समझ जाता है कि ये मेरे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, ये ऑफेंस है, तो उसको उस समय पनिशेबल किया जाना चाहिए। फोर्थ इसमें बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति उन्मादी विभ्र के अधीन है जिसके परिणाम स्वरूप मौजूदा तथ्य उसके कारण अपराध कारित करते हैं, तो इसका उस विभ्र की प्रकृति पर निर्भर करता है, बल्कि यह मान लेना चाहिए कि केवल आंशिक विभ्रता के विभ्रम के तहत प्रयास करता है और अन्य मामलों में उन्मादी नहीं है। उस पर उसी स्थिति में विचार किया जाना चाहिए जैसा कि उन तथ्यों पर जिसके संबंध में विभद्र मौजूद था वास्तविक थे। मीन्स की कहने का तात्पर्य यह है कि सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहाँ पे देखा जाएगा, परखा जाएगा, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। यहाँ पे लीगल मेडिकल अनसाउंडनेस नहीं माना जाएगा, यहाँ पे लीगल अनसाउंडनेस को माना जाएगा कि हाँ अगर वो लीगली तरीके से अनसाउंड माइंड का है तब तो यहाँ पे माना जाएगा कि वो अनसाउंड माइंड है। अब लीगल तरीके पे कौन जांच करेगा, यहाँ पे कोर्ट जांच करेगी, कोर्ट देखेगी सभी सर्कमस्टांसेस को, फैक्ट को चेक करेगी। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ ये अपना जो ऑफेंस कर रहा था उस समय ये क्या था, ये अनसाउंड माइंड का था, तो आपको माना जाएगा कि हाँ आप अनसाउंड माइंड थे और आपको जनरल एक्सेप्शन में आपको फॉल किया जाएगा और आपको उससे इम्यूनिटी दी जाएगी। मीन्स कि आपको छूट प्रदान किया जाएगा इस ऑफेंस के लिए। अगर आप नहीं साबित कर पाते हैं, अगर आप नहीं अच्छे से प्रूव कर पाते हैं तो आपको पनिशमेंट इंपोज किया जाएगा, जो भी आपका पनिशमेंट होगा। दोस्तों इस केस को बताने का हमारा ये मेन इंटेंशन था कि क्योंकि इसके जो मैकनॉटन रूल है इससे रिलेटेड केस बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके 2018 वाले पेपर में भी मैकनॉटन से रिलेटेड केस लॉ आया है, तो मैं इसीलिए ये आपको समझा रहा हूं। अगर आपका एक भी फैक्टर इसमें से लर्न रहा तो समझ जाइए एक नंबर आपको दे के जाएगा, आपका नंबर लेके नहीं जाएगा। फिर हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस के.एम. साहा का केस बात करते हैं। ये 1896 का केस है, ये सब फॉरेन का केस है। फॉरेन का केस का मीन्स की जो भी सभी केस है सब इंग्लैंड का केस है। चित्त विकृतता मीन्स की अनसाउंडनेस की बात की जाती है। अनसाउंडनेस की प्रत्येक अवस्था में किसी आपराधिक दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता, केवल चित्त विकृतता मीन्स की जो माइंड ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड होता है कि मस्तिष्क की संज्ञात्मक शक्ति को बिगाड़ देता है। जो जब हम पागल हो जाते हैं, जब हम अनसाउंड माइंड की हो जाते हैं, तो हमारा जो मेंटल कॉग्निजेंट है, जो हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता है, वो क्या होता है उस समय खत्म हो जाता है, जो आपराधिक दायित्व से छूट का आधार बना सकती है। अगर मैं पागल हूँ, मेरे द्वारा कोई ऑफेंस किया जाता है, तो हमें इसके लिए कंप्लीट इम्यूनिटी मिलेगी, हमको छूट मिलेगा। कब? जब हम साबित कर देते हैं कि हाँ मैं पागल हूँ, मैं अनसाउंड माइंड का हूँ, तब हमको छूट मिलेगी। अभी हम लोगों ने मैकनॉटन का रूल देखा है, मैकनॉटन के रूल में यही सारी बातें बताई गई है। फिर हमारे पास नेक्स्ट केस आता है लक्ष्मी बनाम राज्य, जो चैप्टर नंबर 4 हमारा इंडियन पीनल कोड का है, जिसमें कि सेक्शन नंबर 76 से लेकर 17 नंबर 106 तक हमको बताया गया। इसमें सिर्फ आपको बचाने के लिए बात किया गया, एक्सेप्शन की बात किया गया, अपवाद के बारे में बताया गया कि हाँ अगर आप इसमें फॉल कर जाते हैं तो आप बच जाएंगे, इसमें आप फॉल कर जाते हैं तो आप बच जाएंगे, इस सेक्शन में फॉल कर रहे हैं तो आप बच जाएंगे। सिर्फ वहाँ पे बचाने की बात की गई है। कब? जब आप साबित कर देते हैं, तब बिना साबित किए आपको कोई नहीं बचा सकता है।
सिर्फ एक राष्ट्रपति महोदय ही हैं जो कि आपको बचा सकते हैं, और उनके अलावा कोई नहीं बचाएगा अगर आपको फांसी का पनिशमेंट दे दिया जाता है तो। अब देखिए ये केस देखिए, लक्ष्मी बनाम राज्य का मामला। इसमें धारा 84 उपबंधित करती है कि जो अभियुक्त इसके अधीन संरक्षण का दावा करता है, जो भी व्यक्ति जो बताता है कि मैं अनसाउंडनेस हूँ, मैं पागल हूँ, मैं अपने नेचर को समझ नहीं पाया जो जब मैं वो एक्ट कर रहा था, तो उसको सेक्शन नंबर 84 में ही अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बताया गया कि अगर व्यक्ति पागल है तो उसको छूट दिया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 84 में ही ये आपको उपबंधित करता है कि अभियुक्त इसके अधीन संरक्षण का दावा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसको यह नहीं जानना चाहिए कि कृत्य सही या गलत है, उसको सिर्फ ये नहीं जानना चाहिए जब वो कोई ऑफेंस कर रहा है। भाई पागल व्यक्ति कैसे समझ सकता है कि मैं कोई ऑफेंस कर रहा हूँ तो ये ऑफेंस हो जा रहा है। अगर वो इस मैटर को समझ लेता है कि हाँ मैं रोड पे बैठ के खाना खा रहा हूँ, मैं नंगे घूम रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, भाई ये पागल ही कर सकता है ना। समझदार व्यक्ति तो ऐसा कर नहीं सकता है। जिसके दिमाग में अगर थोड़ी सी भी समझ होगी वो क्या रोड पे नंगे घूम नहीं सकता है, नेकड होके घूम नहीं सकता है। वो कौन घूम सकता है? वो पागल व्यक्ति घूम सकता है। उसको जो दे दो वो पहन ले, जो ना दो वो बिना कपड़े का भी घूम सकता है, वो सब कर सकता है। तो यहाँ पे उसी की बात बताई जा रही है। अगर वो पागल है और यहाँ पे लीगल रूप से साबित हो जा रहा है कि वो इस तरह से पागल है। देखिए पागल की कई ठो यहाँ पे डेफिनेशंस दिया जा सकता है। जब मैं आपको आईपीसी का सेक्शन नंबर 84 कभी मौका मिला, कभी पढ़ाने का, कभी बताने का आपको टाइम मिला तो मैं अच्छे से बताऊंगा कि पागल कई प्रकार के होते हैं। एक तो जन्मजात पागल होते हैं, एक किसी शौक के वजह से पागल हो जाते हैं। जैसे गजनी आप लोगों ने देखा है, गजनी में वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है उसका। और उसके बाद से आप एक मूवी देखे होंगे तेरे नाम में भी उसको जब उससे लड़ाया जाता है ट्रेन के जो ट्रेन में उसको लड़ाया जाता है सलमान खान को, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका जो मेंटल कॉग्निजेंट है वो फेल हो जाता है, वो पागल हो जाता है। तो क्या इस तरह के पागल लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए कि नहीं शामिल किया जाना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप सेक्शन नंबर 84 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगी। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है लक्ष्मी बनाम राज्य के मामले में कि कब आपको माना जाएगा कि आप पागल थे, कब आपको नहीं माना जाएगा कि आप पागल नहीं थे। इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन कहाँ मिलेगा? सेक्शन नंबर 84 में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे सभी पहलुओं को जांच करेगी कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं ये वाकई में पागल था अपने एक्ट को करते हुए, तब आपको पागल मान लिया जाएगा। अगर उस समय आपने होशियारी दिखा दी कि मैं पागल उस टाइम था, अब पागल नहीं हूँ, तो आपको पनिश किया जाएगा। फिर इसके बाद से ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डीपीपी वर्सेस बीएड का केस है। इसको डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको शॉर्टकट में आप लोग डीडीपी के नाम से भी जान सकते हैं। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस बीएड का केस है। ये एक रिटायर्ड जमादार था। ये जो केस मामला है ये रिटायर्ड जमादार था, उसी रिटायर्ड जमादार के रिलेटेड ये केस है। देखिए जब इस केस को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब इस केस में क्या कहा जा रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला था इसमें, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने मतत्ता के बारे में 3 नियम निर्धारित किए हैं। जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा ये केस को सुना गया था, ये कब केस को सुना गया था? 1920 को केस में सुना गया था। और ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंग्लैंड का केस है और ये हमेशा क्वेश्चन में आता रहता है कि ये किस सेक्शन से रिलेटेड है। तो ये सेक्शन नंबर 85 से रिलेटेड है, सेक्शन नंबर 86 से रिलेटेड है, इंडियन पिनल कोड के दोनों में फॉल कभी कभी कर जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिकली आप लोग देखेंगे तो ये एक सेक्शन नंबर 86 में ये फॉल करता है कि जो डीपीपी वर्सेस बीएड का मामला है। ठीक, इसमें पहला क्या आता है, विकृत चित्त, मीन्स की पागल, विकृत चित्तता, चाहे नशे की लत से उत्पन्न हो या अन्यथा आरोपित अपराध का बचाव है। या तो आप नशे के इतना नशे में थे, इतना ज़्यादा नशे में थे, मीन्स कि अब वॉलेंटरली इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड किए थे, मीन्स कि ज़्यादा इतना शराब पिए थे कि आप क्या हो गए थे, आप समझ नहीं पाए थे अपने नेचर को, अपने वर्क के नेचर को कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं इतना ज़्यादा इंटॉक्सिकेटेड हो गया। उसी को बता रहा है। क्या उस टाइम भी आपको इम्यूनिटी मिल सकती है, आपको बचाव मिल सकता है इंडियन पिनल कोड में कि मैं एक्ट कर रहा था, मैं अपने नेचर को समझ नहीं पाया था, मैं अपने एक्ट ऑफ नेचर को नहीं समझ पाया था, क्या इसकी भी छूट आईपीसी में आपको दी जा सकती है? तो हाँ, दी जा सकती है। कब? जब आप कंप्लीट उस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं। सेकंड बात बता रहा है इसमें, ये सब रूल ले डाउन किया गया है आईपीसी में। अगर इस रूल के अंदर, अगर आप इसके अंदर फॉल कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट इम्यूनिटी दी जाती है। मतत्ता के साक्ष्य, जो उसका एविडेंस होता है, जो एक अपराध गठित करने के लिए आवश्यक विशिष्ट आशय को सृजित करने से अभियुक्त
को असमर्थ बना देता है, को अन्य स्थापित तथ्यों के साथ विनिश्चित करने हेतु कि क्या इस आशय से युक्ति था या नहीं, ध्यान रखना चाहिए। मीन्स कि आपको वहाँ पे भी ये बात को ध्यान रखना चाहिए कि क्या जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ये किसी चीज़ से रिलेटेड था कि नहीं था। अगर रिलेटेड था तो किस तरह से रिलेटेड था। जो मैं इंटॉक्सिकेशन किया हूँ, जो मैंने अपने स्वेच्छा से मैंने शराब पिया है और शराब पीने के बाद से मैंने अगर कोई ऑफेंस किया है, ये किस प्रकार का ऑफेंस किया है और किसके साथ ही ऑफेंस किया, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताई जा रही है। फिर यहाँ पे जो थर्ड फैक्टर दिया है यह कि अपराध गठित करने के लिए आवश्यक आशय को सृजित करने के लिए अभियुक्त में स्थापित तो सामर्थ्य से न्यूनतम मतत्ता का साक्ष्य। अगर पता चलता है कि आप न्यूनतम मतत्ता में थे, मीन्स कि कम शराब पिए थे और दिखा ज़्यादा रहे थे कि मैं बहुत शराब पी लिया हूँ, मैं बहुत नशे में हूँ, मैं किसी को भी गोली मार दूंगा, आप बंदूक लहरा रहे हैं, अगर ये भी साबित हो जाता है कि नहीं आप इस तरह से वहाँ पे फर्जी काम कर रहे थे, कम शराब पिए थे और नशा लोगों को ज़्यादा दिखा रहे थे कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं अपने नेचर को नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर उस टाइप का भी आप गलती कर रहे हैं तो आप भी पनिशेबल किए जाएंगे। उस टाइम आप बच नहीं सकते। कंप्लीट इम्यूनिटी तब मिलेगी जब आप पूर्ण रूप से अपने एक्ट को समझ नहीं पाते हैं, तभी आपको यहाँ पे वो मिलेगा। देखिए फिर यहाँ पे एक केस आ जाता है वसुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का मामला आ जाता है। ये 1956 का मामला है। अब इस मामले में क्या दिया गया, जहाँ तक ज्ञान का प्रश्न है, मत व्यक्ति जो शराबी व्यक्ति होते हैं, जो पी लेते हैं, मत व्यक्ति को उसी ज्ञान से युक्त माना जाए जिससे कि वो एक सामान्य प्रज्ञा वाला व्यक्ति युक्त होता है। जैसे कि वो सामान्य होता है वैसे ही उसको माना जाना चाहिए। किंतु जहाँ तक आशय का प्रश्न है, जहाँ तक उसके इंटेंशन का प्रश्न है, उसके मेंजरिया का प्रश्न है, उसके नॉलेज का प्रश्न है, इसका निर्धारण मामले में सामान्य परिस्थितियों से मतत्ता की मात्रा को उचित स्थान देते हुए किया जाना चाहिए। जो उचित मात्रा हो उसी उचित मात्रा को ध्यान में देते हुए उसको यहाँ पे देना चाहिए। फिर इसके बाद से हमारा जो इंपॉर्टेंट केस लाइए, उतना इंपॉर्टेंट केस ला नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता। अब आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, KM नानावती स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है जो कि IPC में सेक्शन नंबर 300 के एक्सेप्शन 1 में फॉल करता है। ये बार बार आपसे पूछ सकता है कि ये किस एक्सेप्शन में फॉल करता है, तो सेक्शन 300 के एक्सेप्शन 1 में आपको फॉल करता है। ये देखिए इसमें क्या दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने तीव्र व अचानक प्रोवोकेशन, यहाँ पे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात आ जाती है। कभी कभी आपसे ये भी पूछ लेता है कि किस केस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की बात की जाती है। अभी मैंने आपको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का प्रिंसिपल बताया है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का प्रिंसिपल इनके मामले में आपको प्रोवाइड किया गया था। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसमें कौन सा अचानक एवं गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के बारे में बात किया जा रहा है। मीन्स की सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, किसी को इतना उत्तेजित कर दो, मार दो, तुरंत उसको वो क्या करता है, मार देता है। जैसे कहीं झगड़ा होता है, मारो, इतना उसको उत्तेजित कर दिया जाता है कि वो व्यक्ति क्या करता है, ऑफेंस कमिट करने के लिए आतुर हो जाता है, सोचता है कि हमारा सभी लोगों के द्वारा क्या दिया जा रहा है, साथ दिया जा रहा है। वही अचानक गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में, अगर प्रकोपन में आकर के कोई ऑफेंस कर दिया, क्या ये भी इम्यूनिटी के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमारा KM नानावती जी का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट का मामला प्रिंसिपल किसके अंदर में लेट डाउन किया था, क्या KM नानावती के मामले में केस लेट डाउन किया गया था। जूरी ट्रायल किसके केस से समाप्त किया गया था, तो KM नानावती जी के केस से जूरी ट्रायल को समाप्त किया गया था। इन सारी चीजों के बारे में KM नानावती जी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है, कुछ परिस्थितियों में शब्द और हाव भाव भी गंभीर व अचानक प्रकोपन हो सकते हैं। जैसे आपका हाव भाव, आप बहुत गुस्से में हैं, आप बंदूक लेके घूम रहे हैं, तो ये भी माना जाएगा कि आप क्या हैं, बहुत ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में। पीड़ित के पूर्ववर्ती कृत्यों द्वारा बनाई गई मानसिक पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाना चाहिए। उसके मानसिक पृष्ठभूमि पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या वो अभी उसका ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसके अंदर जगह है, कि वो जब से आ रहा है, जब से बंदूक निकाला है, चाहे कोई भी चीज़ किया है, तभी से उसके अंदर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन उसके अंदर उत्पन्न हुआ है। इन सभी फैक्टर को देखते हुए ही कोर्ट क्या करती है, जब भी कोर्ट कोई भी जजमेंट देती है तो उसके पीछे रीजन एंड डिसीजन को लिखती है कि हाँ मैं ये रीजन देखा हूं, तभी जाकर के मैं ये डिसीजन क्या कर रहा हूं, प्रोवाइड कर रहा हूं। बिना रीजन के कोई डिसीजन नहीं कोर्ट दे सकती है, क्योंकि कोर्ट को नेचुरल जस्टिस ऑफ प्रिंसिपल पे फॉलो करना पड़ता है। कुछ गाइडलाइन होती है, कुछ गाइडलाइन कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उसी गाइडलाइन उसी प्रिंसिपल को देखते हुए कोर्ट अपना क्या करता है, जजमेंट देता है। कोर्ट इधर उधर फालतू चीजों को देख करके जजमेंट नहीं देता। कोर्ट जो भी चीज देता है उसका रीजन के साथ डिसीजन देता है, और कोर्ट को कभी बायस नहीं होता है कि नहीं मैं इसके प्रति क्या हूं, बायस हूं। तो इस प्रकार का कोई चीज नहीं होता है, सभी चीजों को देखा जाता है, सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है। अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस अगर प्रूफ हो जाते हैं तभी उस व्यक्ति को पनिश किया जाता है, वरना पनिश नहीं किया जाता है।
उसको सेक्शन नंबर 84 का मीन्स की सेक्शन नंबर मीन्स की जनरल एक्सेप्शन का उसको लाभ कभी कभी मिल जाता है। अब देखिए ये पूरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। पूरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस लॉ दोस्तों जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी केस लॉ को मैं ले रहा हूं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये केस लॉ पढ़ना चाहिए तो आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक, फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट केस है हमारा देवनारायण पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। ये मामला है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, हम लोग पीसीएसजे का एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो उस एग्जामिनेशन को देखते हुए कहीं ये केस दे दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया भारतीय दंड संहिता की धारा 102 में शरीर के व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण आरंभ हो जाता है जिस समय अपराध की चेष्टा या धमकी से शरीर को संकट या युक्त आशंका उत्पन्न होती है। मान लीजिए कि आपके बॉडी का प्रतिरक्षा कब से स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही सामने वाला आपके प्रति हाथ ऐसे घुमाता है आपके गाल पे मारने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आप उसके हाथ को पकड़ सकते हैं या आप भी उसके गाल पे मार सकते हैं। आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे क्या हो जाता है, तुरंत अराइज हो जाता है, तुरंत आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे चालू हो जाता है। ये नहीं कि वो हमारे गाल पे मार रहे हैं हम पीटे जा रहे हैं। आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, सेफ कर सकते हैं। सेफ करने का आपका राइट दिया गया है इंडियन पिनल कोड में और ये जनरल एक्सेप्शन में फॉल किया जा रहा है। अगर वो चाकू से मारने आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, वो चाकू लेके आ रहा है और आप उसके लिए गन से शूट कर देना, तो ये यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का तब एक्सरसाइज करेंगे जब वो भी चाकू लेके आ रहा है और आप भी चाकू लेके बैठे हैं, तब आपका दोनों लोगों का मिलना जरूरी होता है, तब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं कि वो बेचारा पेंसिल लेके खोद रहा है और आप तलवार से उसका गला ही काट दिया और कह रहे हैं कि मैं तो अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था। तो इस प्रकार का एक्सरसाइज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सरसाइज नहीं माना जाता है। ठीक, अब हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है महावीर चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है क्योंकि हमने कई एग्जामिनेशन का पेपर देखा उसमें ये क्वेश्चन नहीं था। और इसके बाद स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम चतुर सिंह का, ये भी मामला हमारे आईपीसी के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ने से ज़्यादा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें छोड़ना क्या है। अगर हम समझ गए कि हमें ये छोड़ना है तो हमारे लिए और बेहतर हो जाएगा। जो हमें पढ़ना है वो हमें अच्छे से पढ़ना है, सटीक तरीके से पढ़ना है कि वो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। हमारे पास ये कुंवर सेन बना वीरसेन का भी उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं। अब देखिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है वो कॉन्स्पायरेसी से आता है। ये कॉन्स्पायरेसी कहाँ पे दिया गया है, हमारे सेक्शन नंबर 120A में दिया गया है और सेक्शन नंबर 120B में हमारे क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी को डिफाइन किया गया है। किस एक्ट में, ये इंडियन पिनल एक्ट का है, इंडियन पिनल के ही धारा में इनको बताया गया। यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट केस आ रहा है विदाम्बर प्रधान वर्सेस उड़ीसा राज्य का, ये उतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलनी का केस है जिसमें राजीव गांधी का एसोसिनेशन हुआ था। कभी भी कोई भी पॉलिटिशियन को मारा जाता है तो उसका डेथ नहीं कॉज किया जाता है, वहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो एसेसिनेशन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों का जब कोई भी हत्या होता है तो उसको एसेसिनेशन कहा जाता है, उसको ये नहीं कहा जाता कि पॉलिटिशियन का मर्डर कर दिया गया। तो ये राजीव गांधी एसेसिनेशन केस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या किया गया था, षड्यंत्र रचा गया था और षड्यंत्र रच करके क्या किया गया था, राजीव गांधी की हत्या की गई थी। अब देखिए उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त का मुक्त अभियुक्त के संबंध में षड्यंत्र का ज्ञान, जो कॉन्स्पिरेसी किया गया है उसका ज्ञान अभियुक्त को षड्यंत्रकारी नहीं बनाएगा। जो अभियुक्त है उसको षड्यंत्रकारी नहीं बनाएगा। क्या अपराध के लिए अपरिहार्य सिने क्वा नॉन है, क्या अपराध जो किया जा रहा है उसके लिए अपरिहार्य माना जाएगा कि जो ऑफेंस उसने किया है वो किसी के बहकावे में किया है, किसी के चढ़ावे में किया है, क्या इस तरह से माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता। इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि उसका भी तो अपना भी तो मेंटल कॉग्निजेंट है, उसका भी तो नॉलेज है, वो भी तो उसके अंदर भी तो मेंसरिया है, वो समझ तो सकता है। यहाँ पे क्या किया गया था, इस केस में राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया गया था, राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी। मैंने एसेसिनेशन वर्ड भी यहाँ पे इस्तेमाल करा क्योंकि एसेसिनेशन वर्ड आपको देगा और अब जब एसेसिनेशन वर्ड देगा तो आप उस समय कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेसिनेशन, एसेसिनेशन क्या होता है। तो जब आप ये चीज़ देखेंगे तो ये यहाँ पे ये सेक्शन नंबर 120A से रिलेटेड है इंडियन पिनल कोड से, 120B से रिलेटेड इंडियन पिनल कोड से। यही केस लॉ जो है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड केस लॉ है और ये इंपॉर्टेंट केस लॉ, ये केस लॉ क्वेश्चन में हमारे देखने को मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल करके देखेंगे। तो इसमें
कई ठो फैक्टर दिया गया था कि किस तरह से उनका एसेसिनेशन किया गया था, हार्बरिंग किया गया था। जो इनको मारा गया था, राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन किया गया था, इसमें हार्बरिंग भी किया गया था। मीन्स कि जो मारा था उसको क्या किया गया था, छिपाया गया था। ये हार्बरिंग का सेक्शन आपको कहाँ मिलेगा, सेक्शन नंबर 52A इंडियन पिनल कोड हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको ये मिलता है कि यहाँ पे हार्बरिंग के भी सेक्शन को डाला गया था कि नहीं, उनको जो जब उनका एसेसिनेशन कर दिया गया तो भाई जब कोई भी हत्या कर देता है किसी का तो वो क्या करता है, वो छिपना चाहता है। तो उनको कौन छिपाया था, कौन उनको शरण दिया था, तो जब जो शरण देता है उसको हार्बरिंग कहते हैं। सेक्शन नंबर 52A भी आप देख लीजिएगा। हार्बरिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ देता है कि हार्बरिंग किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, तो सेक्शन नंबर 52A में डिफाइन किया गया है। तो ये तमिलनाडु, इससे रिलेटेड जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हमारा जो इंपॉर्टेंट केस लाया था पे था वो नलिनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, या तमिलनाडु राज्य बनाम नलिनी का केस आप कह सकते हैं, जैसे भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट हमारे पास फिर आ रहा है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध हम लोग कौन सा अपराध कर सकते हैं। अब राज्य के विरुद्ध कौन सा अपराध कर सकते हैं, अब कौन सा अपराध होता है जो कि राज्य के विरुद्ध होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना जिसमें सेडिशन की बात की जाती है। सेडिशन का टॉपिक बहुत बड़ा है जिसमें राजद्रोह की बात के बारे में बात किया जाता है कि अगर आप राज के बारे में द्रोह कर रहे हैं, मीन्स कि अपने गवर्नमेंट के साथ अगर आप द्रोह कर रहे हैं तो उसको सेडिशन में फॉल किया जाएगा। सेडिशन में फॉल करने का मतलब होता है, इसमें कई केस है, इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी केस है, उसके बाद से महात्मा गांधी जी का भी केस है, कई ठो केस इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये राजधानी नई दिल्ली क्षेत्र का नवजोत संधू का केस है, और उसके बाद जो सेकंड केस है हमारा केदारनाथ बनाम राज्य का केस है। देखिए इसमें क्या किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि संहिता की धारा 121 के तहत युद्ध करने के अपराध का गठन करने के लिए सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का आशय एवं प्रयोजन अनिवार्य रूप से, मीन्स की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, आर्म्स एमुनिशंस को इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्षति पहुंचा सकते हैं। अगर इस प्रकार का अगर आप ऑफेंस करते हुए पाए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे आप अगर उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, अगर अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो भी आपको इस केस लॉ में आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि आप किसके विरुद्ध अपराध कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध अपराध कर रहे हैं। हम लोग कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं। इंडियन पिनल कोड को जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये इंडिया के में रहते हुए अगर आप इंडिया के खिलाफ आप कोई भी अपराध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पनिश यहाँ पे किया जाएगा। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट केस आता है केदारनाथ बनाम राज्य का केस आता है। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि 124A मीन्स की 124 है जिसमें सेडिशन की बात की जाती है, सेडिशन की बात की जाती है, तो और अनुच्छेद 19(1) क का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि यह एक युक्त प्रतिबंध है। मैंने कल आपको बताया था जब हम लोग केस लॉ डिस्कस कर रहे थे कि आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, क्यों किया जा सकता है, जब आप लोग आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि सभी चीज़ तो आपको दिया है, आपको घूमने का अधिकार दिया है, फिरने का अधिकार दिया है, रहने का अधिकार दिया है, जॉब करने का अधिकार दिया है, हर एक चीज़ का अधिकार दिया है, लेकिन साथ साथ में उसके साथ क्या दिया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज किया है। ये नहीं कि मुझे घूमने का अधिकार है, मैं तलवार लेके घूम रहा हूँ, मैं तलवार लहरा रहा हूँ, इस तरह का अधिकार आपको नहीं दिया गया। हर एक चीज का अधिकार दिया गया लेकिन उसके पीछे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया गया। और यही चीज बताया जा रहा है केदारनाथ बनाम राज्य के मामले में कि आपको रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं दिया गया, आपको यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया गया। कौन सा स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1) क का जो स्वतंत्रता है वो सेक्शन नंबर 124A में आपको नहीं प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको सेक्शन आर्टिकल 19(1) के राइट को यहाँ पे क्या किया जाएगा, कर्टेल किया जाएगा। ठीक, यही इससे रिलेटेड था। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि हमारा कॉमन इंटेंशन से और कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मामला है। कॉमन इंटेंशन कहाँ दिया है, कॉमन ऑब्जेक्ट कहाँ दिया है, सबसे तो पहले ये जानना जरूरी होता है। जब हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है। जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये, जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 34 में डिफाइन किया गया, इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 34 में कॉमन इंटेंशन के बारे में बात किया गया। और कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 149 में हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। ये कहता है, सेक्शन नंबर 34 कहता है इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ये फर्दरेंस में काम करता है, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में काम करता है। और ये जो काम करता है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में काम करता है, ये प्रोसिक्यूशन में काम करता है और ये कॉमन इंटेंशन में काम करता है। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस लर्न करके रखना पड़ेगा, तभी आप दोनों को समझ पाएंगे। नहीं तो जब एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, तो आप जब तक अंतर को नहीं स्थापित कर सकते हैं कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होता है, तब तक आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। या प्री हो या मेंस हो, दोनों के लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर लर्न करके रखना पड़ेगा। कॉमन इंटेंशन मीन्स की 34, कॉमन ऑब्जेक्ट मीन्स की 149। बस ये इतना लर्न करके रखिए। इसमें जो भी आपका मामला फॉल करेगा वो
इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में फॉल करेगा, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन में, और यहाँ पे इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में फॉल करेगा। ये दो चीज आपको लर्न करके रखना है। अब यहाँ पे केस देखिए, महबूब शाह बनाम किंग एम्परर का मामला है, जो कि इंडस वैली रिवर केस के नाम से भी इस केस को जानते हैं। कभी कभी आ जाता है इंडस रिवर केस का केस, किस केस को कहा जाता है, तो ये महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के मामले को कहा जाता है। आप सब पढ़ के जा रहे हैं, सब देख के जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, महबूब शाह सामने दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे ये भी ऑप्शन कहीं दूसरे केस में ये दे दिया इंडस रिवर केस के नाम से किसको जानते हैं। तो आप जब नहीं जानेंगे तो फिर खेला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। तो आपको लिए दोनों नाम जानना पड़ेगा कि इसको महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर के नाम से जानते हैं और इंडस रिवर केस के नाम से भी जानते हैं। ये 1945 का मामला है, AIR 1945 का मामला है। देखिए, इसमें न्यायालय ने धारित किया कि सामान्य आय से एक पूर्व नियोजित योजना होती है। जो सामान्य आय से जो कॉमन इंटेंशन होता है वो पहले से प्री डिफाइंड हो जाता है, पहले से प्री डिसाइड हो जाता है कि मेरा ये ऑब्जेक्ट है, मैं उसको मारूंगा, ये पहले से मैं क्या करके रखा हूं, मैं डिसाइड करके रखता हूं। पूर्व नियोजित योजना, यहाँ पे वर्ड देखिए, इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, सबका इंटेंशन होना चाहिए। इसमें रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट केस लॉ है, और जितने भी इससे रिलेटेड केस लॉ है सभी के सभी सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड केस लॉ इंपॉर्टेंट है। कोई एक केस लॉ कोई कह दे कि सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर हमसे बताइएगा कि कोई कह रहा था सेक्शन 34 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 34 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है, मस्तिष्कों के पूर्व मिलन या समूह के गठन के सभी व्यक्तियों के बीच पूर्व परामर्श होना। जो कॉमन इंटेंशन में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले हम लोग मिलते हैं, मिलने के साथ क्या करते हैं, कोई प्लान करते हैं, प्लान करने के साथ हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे जाते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं, सामान इकट्ठा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑफेंस को कमेंस करते हैं, ऑफेंस को कमिट करते हैं। ये हमारा महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर में बताया गया। अदालत ने धारा 34 के तहत निम्न सिद्धांतों की व्याख्या की। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि कोर्ट के द्वारा ले डाउन किया गया था, उन सभी प्रिंसिपल्स को हम देखेंगे, क्योंकि ये सेक्शन, ये केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं उसको बिना किसी सोच समझ के हम लोग छोड़ देंगे। देखिए, सेक्शन नंबर 34 के तहत दायित्व प्रसार सामान्य आशय में पाया जाता है। दायित्व प्रसार मीन्स कि सबकी लायबिलिटी यहाँ पे देखी जाएगी कि कौन किसकी कितनी लायबिलिटी थी, किसकी कैसी लायबिलिटी थी, सभी को यहाँ पे क्या किया जाएगा, लाइबल किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये। सेकंड में धारा 34 को लागू करने के लिए यह साबित किया जाना चाहिए कि सामान्य आय से, जो सामान्य आय से जो हमारा कॉमन इंटेंशन है को अग्रसर करने में कोई व्यक्ति द्वारा कार्य किया गया है कि नहीं कार्य किया गया। अगर कार्य किया जाता है तो वो लाइबल होगा। अगर सामान्य आशय के तहत अगर दरवाजे पे भी खड़ा होकर के वॉच कर रहा है कि हाँ पुलिस इधर से आ रही है, जा रही है, नहीं आ रही है, नहीं जा रही है, तो वो भी क्या करा जाएगा, वो भी इसमें फॉल करेगा, वो भी कॉमन इंटेंशन में पकड़ा जाएगा। फिर इसमें नेक्स्ट जो थर्ड प्रिंसिपल ले डाउन किया गया, थर्ड प्रिंसिपल देखिए, सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना अंतर्निहित है। यहाँ पे मस्तिष्कों का पूर्व मिलन जरूरी होता है, मीन्स कि जो ऑफेंस करने जा रहे हैं उनके पूर्व दिमाग का मिलन आवश्यक होता है कि मैं चाकू लाऊंगा, तुम रुमाल लेके आना, तुम गैस का गोला लेके आना, तुम कटर लेके आना। ये सभी चीज़ों का दिमाग का क्या हो रहा है, पूर्व मिलन हो रहा है, मीन्स की प्लानिंग करना, प्री प्लान्ड होकर के सेक्शन नंबर 34 में आप ऑफेंस को करते हैं। एक आशय को सामान्य होने के लिए सभी सदस्यों को आशय का ज्ञान होना चाहिए। मीन्स कि कॉमन इंटेंशन कब कहा जाता है, जब सभी को उस प्लान के बारे में पता होता है, तभी उसको कॉमन इंटेंशन के में हम लोग फॉल कराते हैं। यहाँ जो इंपॉर्टेंट केस ला था मैंने आपको बता दिया, महबूब शाह वर्सेस किंग एम्परर का केस था, उसको इंडस रिवर वैली केस के नाम से भी जानते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ था वो सभी चीज़ मैं आपको बताने से मैं चूक नहीं रहा हूँ, सभी चीज़ों बता रहा हूँ। यहाँ पे नोट दिया, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में सामान्य आशय का उल्लेख है। अनेक तात्विक रूपों से नहीं होते, अपितु यह पूर्व नियोजित योजना के अनुसार किए जाते हैं। जो भी कॉमन इंटेंशन होते हैं, जो भी कॉमन इंटेंशन में फॉल करता है वो पूर्व नियोजित होता है। पूर्व नियोजित होने के साथ साथ क्या कहता है, तथा उन अपराधों में अनेक लोगों भी शामिल होते हैं। एक अपराध को करने में जब हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो इसमें अनेक लोग शामिल होने चाहिए। मीन्स कि एक लोग से ज़्यादा, मीन्स 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, कितने लोग भी इसमें शामिल होते हैं। सभी लोगों का अपराध में वास्तविक भागीदार होना चाहिए, और जो भी अपराध कर रहा है उसमें वास्तविक भागीदारी निभा रहा होगा। जैसे कि कोई गेट पे खड़ा है, कोई किसी को पकड़ा है, कोई लॉकर खोल रहा है, कोई किसी को मार रहा है, सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। सामान्य से कॉमन इंटेंशन ऐसे अपराध को दंडित करने में सहायता करता है जब एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अपराध को कृत्य करते हैं। जब एक से अधिक से व्यक्ति, मतलब मीन्स कि 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति अगर मिलकर के अपराध करते हैं तभी इसको कॉमन इंटेंशन के नाम से जाना जाएगा। फिर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है, सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ आता है सेक्शन नंबर 34 से रिलेटेड, वारेंद्र कुमार वुड्स वर्सेस किंग एम्परर के नाम से हम लोग इस केस को जानते हैं। और इस केस को इसलिए भी जानते हैं कि इसका दूसरा नाम है पोस्ट ऑफिसर केस के नाम से जानते हैं। पोस्ट ऑफिसर केस लॉ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए 2 केस लॉ है, दोनों का 2 नाम है, और यहाँ पे जो फर्स्ट
फर्स्ट केस लॉ है वो तो केस लॉ के बारे में मैंने बता दिया, इंडस रिवर वैली केस के नाम से जाना जाता है। जो सेकंड केस लॉ है वारेंद्र कुमार बोस वर्सेस किंग एम्परर का केस है, इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस के केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में मैं मोटा मोटा आपको फैक्ट बता देता हूं क्या होता है। यहाँ पे एक बैंक रहता है, उस बैंक में डकैती डालने के लिए 4 लोगों ने द्वारा पूरी योजना बनाई गई कि हाँ हम गेट पे खड़ा रहेंगे, हम बाइक लेके आएंगे, हम बाइक को स्टार्ट किए रहेंगे, 2 लोग जाएंगे बैंक के अंदर, क्या करेंगे, डकैती करेंगे। और बैंक में डकैती करके क्या करेंगे, हम गाड़ी स्टार्ट किए रहेंगे, आप आना, गाड़ी पे बैठना और तुरंत हम लोग क्या करेंगे, 9-2-11 हो जाएंगे, मीन्स कि भाग जाएंगे। और एक लोग गेट पे देखता रहेगा कि कोई अंदर तो आ नहीं रहा है, कोई पुलिस नहीं आ रहा है। तो ये जो वारेंद्र कुमार बोस जी थे, इनका ऑफेंस इतना ही था कि ये गेट पे खड़ा होकर के लोगों को देख रहे थे कि क्या पुलिस तो नहीं आ रही है, कोई इन्फॉर्म तो करने थाने में नहीं चला गया। तो इनको क्या कर लिया गया, इनको पकड़ लिया गया और इनको क्या किया गया, कॉमन इंटेंशन के तहत इनको भी पनिश किया गया। न्यायालय ने निर्धारित किया कि भले ही व्यक्ति जो कुछ भी करता है, लेकिन यदि उसका सामान्य आशय मीन्स कि उसका अगर कॉमन इंटेंशन है तो उसका भी उत्तरदायित्व होगा। यहाँ पे जो वारेंद्र कुमार बोस जी हैं ये पकड़े जाते हैं और इनको कोर्ट ट्रायल करती है। जब ट्रायल करती है तो पता चलता है कि ये वॉच कर रहे थे वहाँ पे, तो इनके अकॉर्डिंग इनको पनिशमेंट यहाँ पे दिया। न्यायालय ने कहा कि वे भी कार्यरत हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बात लिख दिया, न्यायालय ने यह भी कहा कि जो वो भी इसमें लाइबल होंगे जो सिर्फ खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं कि क्या कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है। आपको 2 केस लॉ याद होना चाहिए, एकदम जीवान पे होना चाहिए, एक इंडस वैली केस लॉ और एक ये पोस्ट मास्टर का केस लॉ। और उसके बाद से हमारे पास जो नेक्स्ट केस लॉ आता है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये भी केस लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड केस लॉ है। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सामान्य आशय घटना स्थल पर भी विकसित हो सकता है। अगर हम लोग हम गए हैं 2 लोग हमारे साथ है, एक हम है एक हमारा मित्र है, हम लोग 2 लोग गए हैं कोई ऑफेंस को कमिट करने के लिए, तीसरा भी आ जाता है, तीसरा को भी हम अपना प्लान समझा देते हैं कि इस तरह से कर दो, तुमको भी इसमें हिस्सा दे दीजिए। अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाता है तो भी माना जाएगा कि क्या है, वो कॉमन इंटेंशन में वो क्या है, इन्वॉल्व हो गया। मीन्स कि जहाँ पे हम ऑफेंस करने गए हैं वहाँ पे भी कोई अगर मिल जाता है और हमारे साथ हो जाता है तो भी हम मानेंगे कि वो क्या है, वो हमारे घटना स्थल पर भी ये विकसित हो सकता है। क्या कॉमन इंटेंशन जो होता है हमारे घटना स्थल पर भी विकसित हो सकता है। उसके बाद से श्रीकांत है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ हमारे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारे लिए। पांडुरंग बनाम हैदराबाद स्टेट का मामला है। इसमें सिमिलर इंटेंशन की बात की जाती है कि सिमिलर इंटेंशन क्या होता है, कॉमन इंटेंशन क्या होता है। सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में अंतर होता है। देखिए क्या किस थीम लाइन का अंतर होता है वो अभी मैं बताता हूँ। सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य आशय, सिमिलर इंटेंशन और सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के बीच अंतर किया है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किस केस लॉ में बताया गया था कि सिमिलर इंटेंशन किस में है, कॉमन इंटेंशन किस में है। तो ये पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस लॉ में ये दोनों चीज बताई गई थी। सिमिलर इंटेंशन किसको कहते हैं, कॉमन इंटेंशन किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि कई व्यक्ति एक ही साथ किसी एक व्यक्ति पर आक्रमण कर सकते हैं, कई व्यक्ति मिलकर के किसी एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति का हत्या करने का आशय हो सकता है, सभी व्यक्ति का हत्या करने का आशय हो सकता है और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग घातक प्रहार कर सकता है। तब तक कि कोई व्यक्ति इस धारा के इच्छुक सामान्य आशय में युक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका मस्तिष्क व मीन्स की पूर्व मिलन जो प्रायर मीटिंग होता है, पूर्व नियोजित जो कि प्लान्ड होता है, प्री प्लान्ड होता है, योजना के निर्मित करते हुए नहीं हुआ है। तो उसको सिमिलर इंटेंशन में हम लोग नहीं डालेंगे, उसको कॉमन इंटेंशन में हम लोग नहीं डालेंगे। अगर उसके मस्तिष्क का पूर्व मिलन नहीं हुआ, मस्तिष्क के पूर्व मिलन का मतलब कि पहले से वो प्री प्लान्ड नहीं थे, प्री मीन्स कि वहाँ पे जैसे कि कोई घर में गया है चोरी करने, ठीक, मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। चोरी करने गया है, चोरी करते करते देखा कि अरे यहाँ तो फ्रिज खोल रहा है, तो फ्रिज में क्या रखा है, पूरी मिठाइयाँ रखी हैं, फ्रिज में पूरी मिठाइयाँ खा जाता है। देखता है कि कोई घर में से कोई देख रहा है, कोई महिला देख रही है। अब वो क्या किया, वो तुरंत गोली मार दिया महिला को। गए थे क्या करने, चोरी करने, चोरी करते करते उन्होंने क्या कर दिया, उसने बंदूक निकाला और ठाई से महिला को गोली मार दिया। तो वो उसका सिमिलर इंटेंशन हो सकता है। भाई ये तो नियोजित नहीं ना था कि हम लोग चोरी करने जाने, तो चोरी करने में हमने उसको क्या करेंगे, गोली भी मार देंगे। लेकिन ये क्या हो रहा है, यहाँ पे उसने गोली मार दिया, तो ये सिमिलर इंटेंशन, ये खुद का उसका इंटेंशन हो सकता है। लेकिन सभी लोगों का इंटेंशन क्या करना था, सभी लोगों का इंटेंशन चोरी करना था। वो इसका सिमिलर इंटेंशन में अंतर समझ में आ गया, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन आपको समझ में आ गया। उसके बाद से ये भी हमारे लिए केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको केस लॉ बता रहा हूँ। ये तुकाराम गणपत राम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का मामला है। इस केस को हम लोग देख सकते हैं। धारा 34 अंतिम आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी बनने के लिए सभी अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा अलग कार्यों की परिकल्पना नहीं है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आ रहा है वो ये आ रहा है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। मानव शरीर सेक्शन नंबर 299 से लेकर के 377 तक बताया गया है। ये उसी की बात कर रहा है।
ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है। यहाँ पे ये केस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये केस इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो सकता है, जिसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वीरेंद्र प्रसाद का केस है। धारा 300 के खंड 3 के तहत आपराधिक मानववध हत्या होती है। जो धारा 300 होता है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर कहा जाता है। निम्नलिखित कथन स्पष्ट है, संतुष्ट है। पहला, जिस कृत्य से मृत्यु कारित होती है, कोई ऐसा ऑफेंस किया जाता है जिससे मृत्यु कारित होती है, मृत्यु कारित करने से आशय से किया जाता है, या शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया जाता है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, उसको 300 में फॉल कर रहा है। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में क्षति या मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। मीन्स कि कोई भी आदमी ऐसा कर रहा है जो किसी को मार रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आपराधिक मानव वध कहेंगे, उसको हत्या की कैटेगरी में हम लोग फॉल कराएंगे। ठीक, उसके बाद से हमारा इंपॉर्टेंट केस ला आ जाता है, मिट्ठू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का केस आ जाता है। उच्चतम न्यायालय ने धारा 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किस केस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया आईपीसी के, तो सेक्शन नंबर 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया। किसके केस लॉ से, मिट्ठू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस लॉ से। क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की भावना के विरुद्ध था, इसीलिए सेक्शन 303 को इंडियन पिनल कोड को वो क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। कल मैंने आपको बताया था कि इक्लिप्स का सिद्धांत मैंने बताया था, जब आर्टिकल 13 में बता रहा था कि क्या उस पर इक्लिप्स लग जाता है, उसको सेवरेबिलिटी कर दिया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा। देखिए, ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है। फिर उसके बाद से ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। जो एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जरूर केस देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य का मामला है। एक व्यक्ति हत्या करने के आशय से अपराध करता है, किसी का हत्या करने के लिए अपराध कर सकता है, और इस तरह के आशय से अपराध गठित करने के लिए कार्य करता है, और इस प्रकार का कोई ऑफेंस करने के लिए कोई कार्य गठित करता है, वो हत्या के प्रयास के लिए उत्तरदायी होगा। तब उसको माना जाएगा कि हाँ, वो ऑफेंस करने के लिए उत्तरदायी था। मीन्स की लाइबिलिटी उसकी बन जाएगी कि हाँ, वो हत्या करना चाहता था। वो आवश्यक नहीं है कि शारीरिक क्षति मृत्यु का कारण बने। मीन्स की जो शारीरिक क्षति है उसका, वो मृत्यु का कारण ही बने। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, पी रथिनाम बनाम स्टेट ऑफ भारत संघ का ये मामला है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए केस लॉ है, क्योंकि ये रेलिवेंट मुद्दा इस समय चल रही है। 1994 का केस है। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। अब आपसे पूछ देगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सेक्शन नंबर 309 का उल्लंघन करती है, तो सेक्शन 309 उल्लंघन करती है किसके, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। ये पी रथिनाम बनाम भारत संघ का मामला है। इसी के बाद से ये एक्टिव यूथेनेसिया और पैथिव यूथेनेसिया से रिलेटेड मामला है। क्या जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार दिया गया है, तो ये इस केस में बताया गया था कि नहीं, जीवन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार नहीं दिया गया है। और लेकिन इसमें श्रीमती ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में भी अब जीवन जीने के अधिकार में क्या, मरने का अधिकार के बारे में बताया गया। तो इन सभी केस लॉ की एक क्रोनोलॉजी है, इसी क्रोनोलॉजी में ये केस लॉ पूछता है। देखिए, श्रीमती ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में क्या है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले फैसले को उलट दिया और अभी निर्धारित किया कि 309 संविधान के अनुच्छेद 14-21 का उल्लंघन नहीं है। देखिए, यहाँ पे तो कह रहा है ना कि ये अनुच्छेद पी रथिनाम के केस में मामले में कह रहा है कि जो धारा 309 है वो संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। लेकिन जैसे ही ज्ञान कौर का मामला आता है, ज्ञान कौर के मामले में कह रहा है कि जो धारा 309 है वो अनुच्छेद 14 का और अनुच्छेद 21 का क्या है, उल्लंघन नहीं करता है। किस लिए नहीं करता है, मरने के अधिकार में जीवन का अधिकार शामिल नहीं है। अभी हम आपके पास एक और केस लॉ लेके आएंगे, जिसको अनुरा रामचंद्र शानबाग का केस कहा जाता है। उस अनुरा रामचंद्र शानबाग के केस में एक्टिव यूथेनेसिया और पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई है। उस केस लॉ में यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा समय से वेजिटेटिव स्टेट में है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको इसकी इच्छा मृत्यु से द्वारा इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन कब दी जा सकती है, एक डॉक्टर की पैनल बनेगी, एक डॉक्टर की टीम बनेगी, वो डॉक्टर उसको बताएगा कि हाँ, अब इनको ये दर्द है, इस तकलीफ से ये ज़्यादा दिन से पीड़ित है। उसमें पूरा क्राइटेरिया बनाया गया, उस क्राइटेरिया में अगर वो फॉल कर रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है। तो आपको दो केस याद हो गया, पी रथिनाम बनाम स्टेट का भारत संघ का मामला हो गया, जिसमें कहा गया था 309 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। लेकिन उसी के जस्ट बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जजमेंट क्या कर दिया, पलट दिया, और श्रीमती ज्ञान कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में कह दिया कि नहीं, जो सेक्शन 309 है, जो आईपीसी का सेक्शन 309 है, वो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करता। तो दोस्तों, इस तरह से आप लर्न करके आपको एक एक फैक्टर रखना है। देखिए, हमारे लिए ये सब इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है,
अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नौतेज सिंह जौहर वर्सेस अन्य का मामला। अब ये नौतेज सिंह जौहर का जो कि रेलिवेंट में बहुत ही प्रचलन में आ रहा है, ये मामला हमारे लिए 377 का मामला है। इसको क्या सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। किस तरह से समाप्त कर दिया? ये केस लॉ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में भी फॉल करने के लिए मिलेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का भी अगर आप केस पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ मिलेगा, और ये जब आईपीसी पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी मिलेगा। आप जहाँ जहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट में, जहाँ पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। नौतेज सिंह जौहर वर्सेस अन्य बनाम भारत संघ 2018 का मामला, ये करंट का मामला है। 2018 के बाद यूपी पीसीएसजे का कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ। अगर ये क्वेश्चन पूछने की 100% पॉसिबिलिटी है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक निर्धारित किया, और उस सीमा तक, जिस सीमा तक व्यक्तिगत रूप से समस्त लैंगिक कृत्यों का अपराधीकरण करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन में पिछले 2013 के पूर्वनिर्णित जर्नलों को उलट दिया। मीन्स कि जो सुरेश कुमार कौशल में निर्णय दिया गया था कि इसको ऑफेंस बनाया जाएगा, इसको ऑफेंस नहीं बनाया जाएगा, उन सभी निर्णयों को क्या कर दिया? उलट दिया, और नौतेज सिंह जौहर में कर दिया उसको असंवैधानिक कर दिया गया। यहाँ पे जो असंवैधानिक किया गया, पार्सली इसके पार्ट्स को असंवैधानिक किया जाता है। मीन्स कि आपसे कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं, आप एडवोकेट हैं, आपसे ये उम्मीद किया जा सकता है, और उम्मीद क्या करना, एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या इसको फुल रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है कि किस तरह से, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं नहीं, इसको पार्सली अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट उतना ही केस है। लेकिन आप ये किससे है? बलदेव सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है। ये आईपीसी की धारा 304B से रिलेटेड है। अब आईपीसी की धारा 304B किससे रिलेटेड है? कोई भी महिला, यहाँ पे प्रिजम्पशन की बात आती है। प्रिजम्पशन हमको कहाँ देखने को मिल सकता है? 113B में हमको इंडियन एविडेंस एक्ट में हमको प्रिजम्पशन देखने को मिलता है। वहीं पर भी प्रिज्यूम किया जाता है कि क्या दहेज मृत्यु कब होता है? अगर कोई भी महिला 307 में 304B में अगर कोई भी महिला जो 7 साल के भीतर अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, किस चीज़ के लिए? दहेज के लिए, तो माना जाएगा कि ये मृत्यु क्या हुआ है? दहेज मृत्यु हुआ है। और इसका प्रिजम्पशन हम कहाँ पे फॉल करते हैं? ये इसका प्रिजम्पशन हमको कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें 113B में इसका प्रिजम्पशन देखने को हमको मिलता है। ये बलदेव बनाम पंजाब राज्य का ये मामला ये कहता है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट केस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट केस ला उस केस लॉ को मैं बताऊंगा। अब ये देखिए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात आती है, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन से मामले हैं, इन सभी मामले को हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ऑफेंसेस अगेंस्ट अरे ये तो मैरिज आ गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहाँ गया? हाँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात देखिए। अब यहाँ पे कौन कौन था? RS नायक वर्सेस AR अंतुले की बात आती है। जब हम लोग सेक्शन नंबर 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको बताया गया है स्टेट कौन है, स्टेट कौन नहीं है, तो उसकी बात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्यापन के अपराध के लिए भय या धमकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। उद्यापन का जब हम लोग अपराध करते हैं, जब किसी को एक्सटॉर्ट करते हैं, तो उस समय हमें क्या भय और धमकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। RK डालमिया वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस देखिए। धारा 405 के तहत शब्द इतने व्यापक हैं कि यदि वह साबित हो जाए कि उन्हें साझेदारी की संपत्ति या प्रभुत्व का दायित्व सौंपा गया है और उसे इच्छा अनुसार बेईमानी से उसका दुरुपयोग किया है, तो उसका बदला समझा जाएगा, तो वो उसका बदला रूप समझा जाएगा। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट केस लॉ नहीं है। ऑफेंस ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत केस लॉ नहीं बने। अब देखिए, मैरिज से रिलेटेड कौन कौन से केस लॉ इंपॉर्टेंट? जोसेफ साइन वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट का मामला है, जो कि 497 से संबंधित है। क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को रद्द कर दिया, जो जारकर्म को असंवैधानिक बनाता था। जो जारकर्म को क्या बना रहा था? यहाँ पे असंवैधानिक बना रहा था, कि मीन्स कि हम तुम और वो को क्या किया जाता था? बार बार पनिश किया जा रहा था। जारकर्म करने वाले को ही पनिश किया जाता था, महिला को यहाँ पे पनिश नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कर दिया गया। ये केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जोसेफ साइन का केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अटेम्प्ट से रिलेटेड। अटेम्प्ट से रिलेटेड हमारा अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का मामला सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो कि 1961 में आया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि क्या कोई व्यक्ति अपराध का प्रयत्न कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति अपराध का अटेम्प्ट कर सकता है? अटेम्प्ट का प्रयत्न हमको कहाँ दिया गया? सेक्शन नंबर 511, सबसे लास्ट सेक्शन में हमको अटेम्प्ट के बारे में बताया गया। वह उस अपराध को करने का आशय रखता हो। अटेम्प्ट कब कर सकता है? जब वो कोई अपराध को करने का आशय रखेगा, तभी तो वो अटेम्प्ट कर सकता है। सेकंड में बताया गया, कोई कार्य जिसमें आपराधिक प्रयत्न जिसने आपराधिक कृत्य को संरक्षित किया, कोई ऐसा प्रयत्न किया हो जिसमें आपराधिक कृत्य को करने का वो क्या किया? संरक्षित किया हो।
आशयित उद्देश्य की पूर्ति में असफलता अर्थात कार्य का अपराध से पूर्ण तक पहुंचना। जब कार्य को अपराध तक पहुंच जाएगा तभी उसको अटेम्प्ट माना जाएगा, अन्यथा उसको अटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। हम चाकू खरीद कर रखे हैं उसको मारने के लिए, अरे जब तक हम ऑफेंस नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि हम चाकू किस प्रयोजन के लिए खरीद के रखे हैं। तो अटेम्प्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद याकूब, ये भी केस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको अपने समझ के लिए पढ़ सकते हैं। क्वीन बनाम कार्लिस, आर बनाम ऑस्टिन। अब ये देखिए मिसलिनियस में कुछ केस लॉ आ जाते हैं, जैसे कि आईपीसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉ थे मैंने सब आपको करा दिए हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी केस लॉ हमारे पास आते हैं तो उन सभी केस लॉ को मैं नेक्स्ट सेशन में आपके लिए लेके आऊँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको और भी किसी सीरीज का केस लॉ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे हो सकता है कि कल मैं सीपीसी से रिलेटेड या सीआरपीसी से रिलेटेड या इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड या इंडियन क्या कहते हैं हाँ मीन्स कि इन्हीं सभी किसी से रिलेटेड मैं फिर एक केस लॉ का सीरीज मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और उसमें केस लॉ के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य बनाम राकेश मिश्रा का मिसलिनियस में आप इसको देख सकते हैं। मोहम्मद अनवर बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का, ये थोड़ा सा मामला इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए धारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 84 के तहत मन की अवस्था की दलील या आयु की जुवेनिलिटी जैसा परिस्थिति को कम करने के लिए आमतौर पर परीक्षण के दौरान ही उठाया जाना चाहिए। देर से सही दावे न केवल उचित उत्पादन को सबूत का सराहना रोक सकते हैं। देखिए जो मैंने आपको मैग्नाटन रूल बताया वही मैग्नाटन रूल ही सेक्शन नंबर 84 में फॉल करता है, जो कि जनरल एक्सेप्शन से रिलेटेड वही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वही उसी में लूनेटिक के बारे में बताया जा रहा है, इडियट के बारे में बताया जा रहा है, उसी में सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट केस लॉ है। दोस्तों ये केस लॉ की सीरीज हमारी यहीं पर समाप्त करते हैं हम। और इससे रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई और भी सुझाव होगा तो आप लोग अपना सुझाव भी हमको दे सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे और इस प्रकार के चेंजेस हम कर सकते हैं और प्रकार के केस हम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो दोस्तों आप प्लीज़ इस पर कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें ये सीरीज आपका समझ में आ रहा है, तो हम और मोटिवेट होंगे और आपके लिए और अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ हम इसमें कवर कराने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका यूपी पीसीएस जे में जो जहाँ से केस लॉ फंसता है, केस लॉ आप कोचिंग में सब कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन केस लॉ आपको कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाएगा। कोचिंग में चाहे कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इस तरह से केस लॉ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। केस लॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे प्री में ही नहीं मेंस में भी, और ये इंटरव्यू तक ही हमको लेके जाएंगे केस लॉ, क्योंकि केस लॉ जो होता है एक एडवोकेट के लिए एक जज बनने के सफ़र में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो को वॉच करने के लिए। हो सके तो आप इसको अपने फ्रेंड तक और शेयर करने का कोशिश करिएगा, जिससे कि हमको और मोटिवेशन मिलता रहे। और जब जब मैं मोटिवेट होऊंगा तब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का मैं अक्सर सोचूंगा। और मैं कल आपके लिए अगर आप लोग का कोई कमेंट आ जाता है तो मैं उससे रिलेटेड मैं केस लॉ लेके आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने मन से तो कोई केस लॉ का सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा ही आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।